हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। बढ़िया। स्क्रीन पर नज़र आ रहा है मेग मनी ऑर्गेनोकेम लिमिटेड और वीडियो का शीर्षक आपको दिख ही रहा है, मेग मनी तूने ये क्या किया। मेग मनी तूने ये क्या किया, क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सब चर्चा करूँगा। रिजल्ट देखकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक सकती है अगर आपको अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो। रिजल्ट प्राइमा फेसी, पहले अच्छी खबर दे देता हूँ फिर रिजल्ट की बात करूँगा। प्राइमा फेसी मतलब प्रथम दृष्टि में। प्रथम दृष्टि में रिजल्ट कैसे लगेंगे वो बात करूंगा, और उससे पहले बात करूंगा अच्छी खबर की, उसके बाद बुरी खबर आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा। मैनेजमेंट से मेरी चर्चा हो नहीं पाई है क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल में मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और दूसरी बात क्योंकि मेरी व्यस्तता थी, और दूसरी बात है कि अभी हमारे को इसके बारे में ज़्यादा क्लैरिटी रिपोर्ट के अंदर नहीं दिखी हुई थी अभी तक, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ बढ़िया खबर के साथ। 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड एंजॉय करिएगा जी। 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड आएगा। उसकी रिकॉर्ड डेट क्या होगी, उसकी जो रिकॉर्ड डेट होगी वो हमें उम्मीद है कि वो अनाउंस कर दी जाएगी। तो वो जो एजीएम की मीटिंग होगी उसी के आसपास होगी, तो एजीएम की अनाउंसमेंट भी आपको जल्द ही मिल सकती है। तो देखते हैं, लिस्टिंग से रीलिस्टिंग से पहले होती है बाद में होती है। तो डिविडेंड हमें मिलता है या हम इस शेयर को बेच के निकल जाएं या कहीं किसी और तरीके से किसी और के हाथ में चला जाए शेयर, उसको डिविडेंड मिलेगा। तो नॉर्मली रिकॉर्ड डेट ही जो है इंपॉर्टेंट होती है। तो रिकॉर्ड डेट के बारे में अभी यहाँ पे कोई चर्चा नहीं है, पर हालांकि डिविडेंड 1 रुपये 40 पैसे का है और इसका अप्रूवल एजीएम में होता है, तो इसलिए रिकॉर्ड डेट एजीएम की डेट के साथ आएगी। तब जब एजीएम का नोटिस आएगा तो उस नोटिस के साथ ही डेट होगी। तो अल्टीमेटली अभी डेट हमें पता नहीं है कि क्या होगी, बट जो भी लोग शेयर होल्डर हैं 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड पिछली बार था 1 रुपये, अब क्या 1 रुपये 40 पैसे, 40% की बढ़ोतरी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पिछली बार कंपनी को टैक्स देना था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, इस बार हमें देना है। तो अगर 30% के टैक्स रेट में, तो मुझे तो 2 पैसे कम ही मिल रहा है। अगर 14 का 30% दूंगा तो आप समझ लीजिएगा 42 पैसे देना है, और मेरे हाथ में तो 98 पैसे आएगा। पिछली बार मेरे को टैक्स ही नहीं देना था। एक जनरल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर आप 10% के दायरे में तो फिर बात ये लगे, या आपका टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती तो भैया फिर मजे में हो, फिर तो पूरे 1 रुपये 40 पैसे आपका है। तो ये तो था डिविडेंड के बारे में। जब डिविडेंड आएगा तब देखेंगे। तो जितने भी शेयर हैं उनको मल्टीप्लाई कर लो, 1 रुपये 40 पैसे, इतना पैसा तो नगद आना ही है। अब बात करते हैं रिजल्ट एनालिसिस की, क्योंकि क्लैरिफिकेशन नहीं थी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। जब भी मैंने पूरा रिपोर्ट देखी तो नोट्स टू अकाउंट में थी नहीं, बट मेरी जो अपनी अकाउंटिंग की सेंस है उसमें एक आइटम के बारे में मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हुआ नजर आऊँगा। हो सकता है कि वो ऐसा ना हो, बट मेरा जो व्यू है वो मैं आपको बता दूंगा। देखिएगा, मैं रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस पर जो है पिछले साल से क्वार्टर से इस साल के एनालिसिस करूँगा। ईयर का कोई मतलब ही नहीं है, बीच डीमर्जर हो गया है तो उसको छोड़िए। सबसे पहले 408 करोड़ की सेल थी पिछले साल सेम क्वार्टर में, जो 463 करोड़ की सेल हो गई है। भैया बल्ले बल्ले हो गई सेल में, तो सेल तो बढ़ गई। 43 करोड़ की अदर इनकम थी, जो इस बार अदर इनकम 43 करोड़ की नहीं है, अदर इनकम है 18 करोड़ की। तो 18 करोड़ की जो इनकम है वो आई है खाली। तो थोड़ा रेड कलर का पेन ले लेते हैं यार, इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये 18 करोड़ की, भाई साहब पहले तो अदर इनकम ही कम हो गई, बड़ा झटका लगा। 452 की टोटल इनकम में 481, यानी कि 452 के सामने 481 करोड़ टोटलिटी में बढ़िया। अब देखिएगा यहाँ पे ना बहुत बुरा कांड हो रहा है हमारे साथ। बुरा कांड इसलिए हो रहा है हमारे साथ, इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं। अब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ गायब हो रही है वो ध्यान से समझना। मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, प्रॉफिट बहुत बुरे तरीके से गिरा है। अब वो गिरने का कारण ढूंढने हमें, कुछ हमारे फेवर में हो सकते हैं, कुछ अगेंस्ट में हो सकते हैं, बट मेरा एनालिसिस साफ साफ है, स्पष्ट है। और मेरे शेयर जा चुके हैं भाई साहब डी लिस्टिंग में, तो अब तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। जो होना है वो तो अब री लिस्टिंग पर ही होना है। तो इसके रिस्क को हमने अवॉइड करने के लिए आपके साथ बात भी की थी कि भाई सब पता नहीं बाद में क्या होगा, सब कुछ बहुत गुड एंड वेल है। तो जो अच्छा खासा प्रॉफिट था हमारा, उसमें से मैंने कुछ शेयर ऑफलोड भी किए थे और आपके साथ शेयरिंग भी की थी उसकी। अब मैं आपके साथ चर्चा करूँ, पहले इसको सुन लो। फाइन कैम के रिजल्ट 1 नंबर आए हैं, 1 नंबर रिजल्ट है फाइन कैम का, ध्यान रखिएगा। मैं पहले वो बता दूँ अच्छी खबर, 1 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड है, उसकी खुशी मनाइए। अब देखिएगा इसके अंदर कांड क्या हो गया। इसके अंदर सुंदर कांड ये हो गया जी, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई। हाँ, लेकिन इन्होंने इन्वेंट्री भी बढ़ाई है काफ़ी, इन्होंने इन्वेंट्री भी बढ़ाई है।
और पिछले साल सेम क्वार्टर में पुरानी इन्वेंट्री यूज़ की थी, तो 17/7/24। और यहाँ पे जो सेल बढ़ी है तो इन्होंने पुरानी इन्वेंट्री यूज़ कर ली थी और उस समय उससे प्रॉफिट बढ़ गए थे क्योंकि पुराना माल बना हुआ था। लेकिन अब ये देखिएगा तो 17 और पुरानी इन्वेंट्री थी 7 की, तो करीबन 24-24.5 करोड़ की इसकी कॉस्ट थी। अब की यार क्या है कि जो 305 करोड़ सॉरी पिछले 175 और 74, तो ये खर्चा था हमारा 250 करोड़ में सारा खर्चा हुआ था। अब क्या 305 में से 28 निकाल लो, अब क्या खर्चा है 270 से 280 करोड़। यानी कि जो सेल बढ़ी है उसमें इन्वेंट्री की कीमत काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। तो जो इन्वेंट्री की कीमत तेज़ी से बढ़ी है वो करीबन 10-12-15% का इन्फ्लेशन इफेक्ट है। तो ये जो मार्जिन्स बनना था वो मार्जिन नहीं बन पाया। तो ये जो मार्जिन के ऊपर पहला डेंट पड़ा है वो मटेरियल की कॉस्ट जो है करीबन 10 से 15% की तेज़ी, अगर आप इसको ओवरऑल कैलकुलेट करोगे, क्योंकि इसमें ना इन्वेंट्री भी एडजस्ट करनी पड़ती है क्योंकि ये स्टॉक बढ़ा है, तो 30 में से इस बड़े को घटा लो तो ये करीबन 270 के आसपास बनेगा, और ये भी 250 के आसपास बन रहा है, 245 के आसपास। तो ये जो 25-30 है, अब आप कहोगे यहाँ सेल भी तो बढ़ी है इतनी, लेकिन सेल के मुकाबले में कॉरस्पॉन्डिंगली खर्चे बढ़े हैं, तो 10-1% का ज़्यादा डेंट तो नहीं है पर डेंट पड़ा है। दूसरा खर्चा ये देखिए, ये 17 करोड़ की सैलरी थी और हमने ये उम्मीद की थी कि यार ये सैलरी तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये सैलरी बढ़ गई 25 करोड़, तो 6-7 करोड़ का यहाँ पर एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा प्रेशर आया है। उसके बाद ब्याज का मजा आ गया, 10 करोड़ का ब्याज दिया था इस बार, जो क्योंकि जो सब्सिडरी के साथ फाइन कैम के साथ एडजस्टमेंट होगी तो वहाँ पे घट गया। कुल मिला के रिजल्ट यहाँ तक बहुत बढ़िया है। अब आप सोचोगे कि सर रिजल्ट में सुंदरकांड शब्द यूज़ किया, और सुंदरकांड तो हनुमान चालीसा में होता है। अरे मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि रिजल्ट देखने में सब लोगों को बहुत बुरे लगेंगे, लेकिन रिजल्ट बुरे हैं नहीं। अब करता हूँ, इसीलिए मैंने शीर्षक नाम रखा मेघमणि तूने ये क्या किया। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है आपको कुछ जो है इसके बारे में बाद में क्लियरिटी मिले, बट मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूँ, अकाउंटिंग समझाता हूँ, फिर बताऊँगा कि वो क्या है। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये जो अदर एक्सपेंसेस है, अगर उसमें ये आइटम था तो यहाँ पर एक डॉट लगी होनी चाहिए थी और इसका एक नोट्स टू अकाउंट सेपरेट होना चाहिए था, अगर ऐसा होता तो। बट मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मुझे इस पॉइंट पर बहुत ही बड़ी जो है आपत्ति जो है दर्ज है, अगर ये उस वजह से नहीं हुआ है तो। मैं सबसे पहले आपके साथ बात करता हूँ कि देखिएगा जो सारा प्रॉफिट गायब हुआ है वो कहाँ से हुआ है। कि 78 करोड़ के एक्स्ट्रा खर्चे थे, अदर एक्सपेंसेस थे पिछली बार, जो 122 करोड़ के हैं, यानी कि 78 से 22 करोड़ आप सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो। ये जो कैलकुलेशन बनती है ये 44 करोड़ से है, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट था पिछले साल वो 60 करोड़ का था और बिफोर टैक्स था 74। जो 74 से घट कर अब 44 घटाओगे तो आपको 30 करोड़ का प्रॉफिट इसकी वजह से इम्पैक्ट होता है। तो लेकिन प्रॉफिट आया हमारा 48 करोड़। तो इसका मतलब है कि आप देखोगे 74 से घट के प्रॉफिट 48 करोड़ हो गया। भाई साहब सबका दिमाग खराब हो जाएगा। ये 74 से 48 का प्रॉफिट इतना कम हो गया, और उसमें खर्चा कहाँ हुआ है, अदर एक्सपेंसेस। तो अदर एक्सपेंसेस 44 करोड़ के बढ़ गए, और ये तो सारा प्रॉफिट। अब अदर खर्चों पे लोग डाउट भी करते हैं, तो पहली बात मैं पहली ऑप्शन देता हूँ और दूसरी ऑप्शन देता हूँ। अगर पहली बात है कि इसमें जो मैं भी आपको बात बताऊंगा उसका कोई मतलब नहीं है, तो भाई साहब मुझे इस खर्चे से बहुत बड़ी आपत्ति है, और ये जो प्रॉफिट इस तरीके से गायब हुआ है मुझे बहुत जो है आप ये समझ सकते हैं कि सदमा लगा है इस प्रॉफिट को देख के, अगर ये इस खर्चे के बढ़ने की वजह से है। तो मैं आपको क्लियरली आया बात करूँ तो जो भी मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको बताई। तो इससे मुझे लगती है जी आपत्ति कि 78 से 122 और सारा प्रॉफिट हो गया साफ। तो जहाँ प्रॉफिट जो है पिछले साल टैक्स देने के बाद 60 करोड़ का था वो हो गया 36 करोड़, यानी कि 24 करोड़ का नेट प्रॉफिट साफ पिछले साल के मुकाबले में, यानी कि 40% की ईपीएस कम हो जाना, और उसका मेन कल्प्रिट है ये अदर एक्सपेंसेस। लेकिन अब मैं आपको अकाउंटिंग की भाषा में एक बात समझाता हूँ, उसको ध्यान से समझ लीजिएगा, और ये बड़े काम की। अगर ऐसा हुआ है तो आप खुशी मनाइए कि ये प्रॉफिट बहुत ही बढ़िया है, अगर ऐसा हुआ है तो।
क्योंकि मटेरियल की कॉस्ट यार नॉर्मली बढ़ती है, तो इतना हम मानते हैं, इतनी। एम्प्लॉय की सैलरी हालांकि थोड़ी सी बढ़ी है 7 करोड़, थोड़ा सा क्योंकि हमारा का भी जो है डिविडेंड बढ़ाया है 40%, तो वो भी हम सेटिस्फाइड हैं। क्योंकि देखिए अगर कंपनी 40% बढ़ रही है और एम्प्लॉय की तनख्वाह भी 40% बढ़ रही है, 40 तो नहीं है वो, 30 के आसपास होगी, तो हाँ 30-35 के आसपास ही है, तो उसमें भी हमें कोई डाउट नहीं, हमारा डिविडेंड भी 40% बढ़ा है, चलिए हमारा शेयर प्राइस ही बढ़ा है, तो उसमें भी मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर ये 78 से 122 हुआ है तो भाई साहब इसमें तो झटका लग रहा है हमारे को। लेकिन अब मैं आपको बात बताता हूँ दूसरी वाली, वो सुनिएगा ध्यान से। देखिएगा मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट थी मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड में, यानी कि जो सब्सिडरी कंपनी है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी। उस इन्वेस्टमेंट की एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी वो नोट्स टू अकाउंट में नहीं लिखी हुई, तो भैया मुझे कहाँ से पता चलेगा? नोट्स टू अकाउंट के सामने डॉट भी नहीं डाला हुआ। अगर ऐसा हुआ है तो बता रहा हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि रिजल्ट ख़राब नहीं है ये, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया ही है ये ऐसा हुआ होगा। बट मेरे पास कोई उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है यार, मैं कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव तो हूँ नहीं, पर मुझे लगता है ऐसा हो। तो जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हमारे पास थी मेग मनी फाइन कैम की, मेग मनी ऑर्गेनिक्स की बैलेंस शीट में, जो आज की डेट में ऑर्गेनो कैम है, उस इन्वेस्टमेंट के बदले में मेग मनी ऑर्गेनिक्स को कोई भी कंसिडरेशन वापस नहीं मिल रही है। यानी कि जो भी इन्वेस्टमेंट उसके पास थी उसके बदले में मेग मनी ऑर्गेनिक्स को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके बदले में शेयर्स मिल रहे हैं हम लोगों को, यानी कि शेयर होल्डर्स को। यानी कि असेट्स तो किसके पास से जा रही है? मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के पास से, और फायदा किसके पास जा रहा है? शेयर होल्डर के पास। इसको बोलते हैं कि भाई साहब आपने डीमर्जर में अपनी इन्वेस्टमेंट तो त्याग दी और उसका जो बेनिफिट है आपने अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए। यानी कि कंसिडरेशन फॉर द डीमर्जर ऑफ द कंपनी, यानी कि फाइन कैम का जो डीमर्जर हुआ उसका बेनिफिट कंपनी को नहीं मिला, जिसकी वजह से उसकी बैलेंस शीट से असेट्स चली गई और आया कुछ नहीं, गया चला गया, और कंसिडरेशन दे दी शेयर होल्डर को, बेनिफिट में शेयर मिलेंगे हमें, तो कंपनी को कुछ नहीं मिला। तो कंपनी की बैलेंस शीट से जब वो असेट्स बिना किसी कंसिडरेशन के आ गई, क्योंकि कंसिडरेशन उसको खुद को तो मिली नहीं है, शेयर होल्डर को मिली है, तो शेयर होल्डर को तो फायदा हो गया और कंपनी को कुछ नहीं मिला, तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनी की बुक्स में लॉस हो गई, क्योंकि उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो जीरो हो गई, क्योंकि वो शेयर्स जब डीमर्जर होता वो कैंसिल हो गए, वो शेयर कैंसिल हो गए और वो शेयर्स बदले में हमारे पास आ गए। अब कंपनी ने हमारे को शेयर दे दिए सब्सिडरी कंपनी के और डीमर्जर की प्रोसेस में, और कंपनी को कुछ मिला नहीं, तो अल्टीमेटली क्या हुआ? कंपनी ने उस लॉस को अपना अदर एक्सपेंसेस में डाल दिया। तो ये मुझे लगता है कि ये जो भी 30-40 करोड़ के आसपास की जो भी वैल्यू होगी मेग मनी की बैलेंस शीट के अंदर, मेग मनी की बैलेंस शीट में, मेग मनी ऑर्गेनिक्स की बैलेंस शीट में, वो शायद राइट ऑफ की, अगर ये वो उसकी वजह से है तो ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर भी एक आपत्ति, अगर ऐसा हुआ तो उसको बताना चाहिए था, अगर ऐसा हुआ है तो। और अर्निंग पर शेयर उस आइटम को हटाने के बाद क्या आती वो भी बताना चाहिए था, जिससे कि हमें क्लियरिटी होती कि अगर वो खर्चा नहीं हुआ होता, वो जो लॉस अगर हमने राइट ऑफ नहीं किया होता तो क्या ईपीएस होती और अब क्या ईपीएस है, अगर ऐसा हुआ है तो। अगर ऐसा हुआ है तो रिजल्ट फिर भी ठीक है, लेकिन उसकी सही तरीके से असेसमेंट तो जो है हमारे पास इन्फॉर्मेशन आने पर ही हो सकती है, और मेरे पास इस संबंध में कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक एट प्रेजेंट नहीं है। अगर कंपनी की वेबसाइट पर कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है और ऐसा कोई खर्चा राइट ऑफ नहीं किया गया तो रिजल्ट ख़राब है, और अगर ऐसा खर्चा किया गया तो रिजल्ट बढ़िया है। तो इसके लिए जो है हमें इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के ईपीएस जो 2 रुपये 37 पैसे की थी वो 1 रुपये 42 पैसे है, और उसमें मेन जो चीज़ है वो अदर एक्सपेंसेस के अंदर है। रेवेन्यू में ग्रोथ है, मटेरियल कॉस्ट नॉर्मली बढ़ी है, प्रोपोर्शनेटली बढ़ी है, सेल के थोड़ी बहुत इन्फ्लेशन बढ़ी है, एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो ठीक है प्रोपोर्शनेट में बढ़ी है, हालांकि थोड़ी सी ज़्यादा है, अब वो देखनी पड़ेगी, डायरेक्टर्स की बढ़ी है, सारे एम्प्लॉयज़ की बढ़ी है। अदर एक्सपेंसेस में जो खर्चे बढ़े हैं वो चिंता का विषय है। जो फाइनेंस कॉस्ट यानी कि ब्याज के पैसे इनको मिले हैं देने की बजाय इस बार, क्योंकि जो सब्सिडरी फाइन कैम के साथ एडजस्टमेंट हुई होगी उसकी एंट्री है वो। तो इसके साथ अगर आप देखेंगे तो रिजल्ट आपको ख़राब है, पर मुझे जैसे ही सूचना मिलेगी, पूरी इन्फॉर्मेशन होगी, मैं दोबारा से आपके साथ एक अच्छी वीडियो के साथ आपको जो है शेयर करता हुआ नजर आऊँगा, और उसमें जो भी क्लियरिटी होगी वो आपको देता हुआ नजर आऊँगा। पिगमेंट 164 करोड़ की सेल थी, 159 की डी ग्रोथ है बिजनेस के अंदर। एग्रोकेमिकल 239 से 299 जबरदस्त सेल है। प्रॉफिट देखिएगा पिगमेंट में 25 करोड़ से 16 करोड़ है, यहाँ पे प्रॉफिट में डेंट पड़ा है, पिगमेंट बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है। और ये देखिएगा एग्रो में 46 था, 43 है। इसको देख के तो ऐसा लगता है कि एग्रो में भी डी ग्रोथ आई है, कि उस खर्चे में वो एडजस्टमेंट नहीं होकर कुछ और भी हो सकती है। तो देखिएगा, चर्चा करेंगे। अगर इन पैरामीटर्स पे जो मेरे सामने है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो एग्रोकेमिकल में भी डी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है।
और जो अदर्स हैं वो सेम है मोर और लेस। तो ये जो प्रॉफिट यहाँ पर भी जो सेगमेंट रिजल्ट में घटा है ये उसका कारण है। तो इस रिजल्ट को देखने से लगता है कि जो केवल 3 करोड़ का प्रॉफिट घटा है पिछले साल के मुकाबले में, इसको देख के मुझे लगता है कि शायद वो खर्चा हो सकता है, नहीं तो प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा घटे हुए होते। लेकिन फिर भी 9 करोड़ का और 3 करोड़ का 12 करोड़ का प्रॉफिट तो यहीं पे कम आपको नज़र आ रहा है। तो वो खर्चा हमें देखना पड़ेगा कि क्या होगा। तो रिजल्ट जो एनालिसिस है वो इस बार आपको इतना कंफ्यूजिंग इसलिए लग रहा है क्योंकि जो डीमर्जर की प्रोसेस है और जो नोट्स टू अकाउंट है वो प्रॉपर नहीं है। और अगर वो था, अगर वो जो सब्सिडरी के अंदर इन्वेस्टमेंट थी अगर वो राइट ऑफ किया तो उसकी जानकारी हमें होनी चाहिए थी। अगर उसके है, अगर नहीं है तो फिर मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ अच्छी है आपको देखने के लिए, ये देखिएगा, ये है शेयर होल्डर फंड। तो कंपनी ने 20% की रेट से बैलेंस शीट के अंदर ग्रोथ की है। तो ये इन्वेस्टर को अगर ओवरऑल बेसिस पे देखना है तो 20% की ग्रोथ पूरे के पूरे ओवरऑल बेसिस पर कंपनी के अंदर हुई है। लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे। हालांकि मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड की वैल्यूएशंस क्या हो सकती है वो मैं भी आपके साथ चर्चा करूंगा। इसके बारे में मुझे फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब तक वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं आएंगी मैं सही वैल्यूएशंस इस शेयर्स का नहीं निकाल पाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सूचनाएं हमें उपलब्ध हो जाएंगी। मेग मनी फाइन कैम का मैंने एनालिसिस कर दिया दूसरी वीडियो में, अगर आपने किसी ने नहीं देखा तो वहां जाके आप उसको देख सकते हैं। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।